नमस्कार, मैं डॉक्टर डी पोडिया। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल डेकिरा LLB पर। आज हम बात करेंगे पे फिक्सेशन रूल्स 2016 के बारे में। 5th पे कमीशन था, वहाँ पे हमारे पे स्केल होते थे। 6th पे कमीशन आया, वहाँ पे बैंड और ग्रेड पे। फिर 7th पे कमीशन आया। 7th पे कमीशन में पे लेवल और सेल दिए गए हैं। अब सबसे पहले बेसिक पे क्या होती है। 1/1/2016 के बाद जो एम्प्लॉय जिस लेवल में अपॉइंट हुआ है और जिस सेल पे, जिस स्टेज पे वो पे ड्रा कर रहा है, वो उसकी बेसिक पे कहलाती है। जब कर्मचारी किसी पोस्ट पर अपॉइंट होता है तो उसको एंट्री लेवल दिया जाता है। जिस किसी भी लेवल में एम्प्लॉय अपॉइंट होता है उसका मिनिमम जो लेवल है वो उस पोस्ट का एंट्री लेवल रहता है। जैसे मान लो FPL 6 में कोई एम्प्लॉय अपॉइंट हुआ है, FPL 6 का जो एंट्री लेवल है वो है 35,400, यानी जो 35,400 रुपये होगा वो उसका एंट्री लेवल होगा, वो उसकी बेसिक पे कहलाएगी, फर्स्ट बेसिक पे। जब कर्मचारी की प्रमोशन होती है या उसको ACP मिलता है तो उसको एक इंक्रीमेंट का बेनिफिट दिया जाता है। प्रमोशन या ACP से पहले जिस भी लेवल में कर्मचारी पे ड्रा कर रहा है उस लेवल में पहले एक इंक्रीमेंट का बेनिफिट दिया जाता है। उसके बाद उस अमाउंट को उस प्रमोशनल या ACP लेवल में लेके जाते हैं। अगर सेम स्टेज वहाँ पे मिल जाती है तो वहाँ पे उसको फिक्स कर दिया जाता है। अगर सेम स्टेज नहीं है तो नेक्स्ट हायर स्केल पे जाके उसकी पे को फिक्स कर दिया जाता है। किसी की प्रमोशन 2 जनवरी और 30 जून के बीच में अगर होती है और उसकी एनुअल इंक्रीमेंट है 1 जुलाई, तो वहाँ पे रूल 21 के तहत उसको बेनिफिट दिया जाता है प्रेजम्पटिव पे का, ताकि उसकी जो एनुअल इंक्रीमेंट है वो भी मिल सके और जो प्रमोशनल या ACP की इंक्रीमेंट है वो दोनों का बेनिफिट उसको दे दिया जाता है। अब इंक्रीमेंट जो 7th पे कमीशन में है उसमें 2 डेट ऑफ इंक्रीमेंट दी गई हैं। एक है 1 जनवरी और दूसरी है 1 जुलाई। ये डिपेंड करता है कि एम्प्लॉय अपॉइंट कब हुआ है, उसके अनुसार उसकी डेट ऑफ इंक्रीमेंट फिक्स हो जाती है और फिर हर साल उसी डेट को उसकी एनुअल इंक्रीमेंट लगती है। अगर उस डेट को उसके 6 महीने क्वालिफाइंग सर्विस कंप्लीट नहीं होती है तो फिर उसकी जो डेट ऑफ इंक्रीमेंट है वो चेंज हो जाती है। कर्मचारी 2 जनवरी से लेके और 1 डे ऑफ जुलाई के बीच में अगर अपॉइंट हुआ है तो उसकी जो डेट ऑफ इंक्रीमेंट होगी वो होगी 1 जनवरी। और अगर एम्प्लॉय 2 डे ऑफ जुलाई एंड 1 डे ऑफ जनवरी अपॉइंट हुआ है तो उसकी जो एनुअल इंक्रीमेंट की डेट होगी वो होगी 1 जुलाई। तो इस तरह से उसकी जो एनुअल इंक्रीमेंट है उसकी डेट फिक्स की जाती है। कर्मचारी सर्विस में रहते हुए किसी दूसरी पोस्ट के लिए किसी अदर डिपार्टमेंट में अप्लाई करता है थ्रू प्रॉपर चैनल और वहाँ पे उसका सिलेक्शन हो जाता है, तो जब वहाँ पे जाता है तो वहाँ पे या तो उसको एंट्री लेवल मिलता है अगर उसने थ्रू प्रॉपर चैनल अप्लाई नहीं किया है। तो अगर थ्रू प्रॉपर चैनल अप्लाई किया है तो जो बेसिक पे वो ड्रा कराया था वो सेम उसमें लेवल में फिक्स हो जाती है। अगर सेम स्टेज उस लेवल में नहीं है तो नेक्स्ट हायर स्टेज पे जाके उसकी बेसिक पे वो फिक्स हो जाती है। अगर वो लोअर पोस्ट पे अपॉइंट होता है और सेम स्टेज वहाँ नहीं है तो लोअर जो स्टेज है उस पे जाके
उसकी हमने पे फिक्स करनी है, और जो डिफरेंस है वो पर्सनल पे बना के जो आगे एनुअल इंक्रीमेंट आती है उसमें वो एब्जॉर्ब हो जाता है। रीएम्प्लॉयमेंट के मामले में कोई रिटायरमेंट के बाद कोई कर्मचारी लगता है तो जो बेसिक पे वो रिटायरमेंट से पहले ड्रा कर रहा था वो सेम बेसिक पे अगर आइडेंटिकल लेवल में उसकी सिलेक्शन होती है तो वो प्रोटेक्ट करी जाती है, और जो पेंशन है वो माइनस कर दी जाती है। तो इस तरह से आफ्टर रिटायरमेंट है उसकी पे हमने फिक्स कर देनी है। अगर वो हायर लेवल में कोई एम्प्लॉयज लगता है तो जो लास्ट ड्रॉन पे है उसकी वो हमने प्रोटेक्ट करनी है, और अगर सेम लेवल नहीं है तो लोअर लेवल में जाके उसकी पे फिक्स करके और पेंशन उसकी माइनस कर देनी है। इस तरह से रीएम्प्लॉयमेंट के मामले में हमने उसकी पे फिक्स करनी है। अब आता है स्टेपिंग अप। सीनियर गवर्नमेंट एम्प्लॉय अगर अपने जूनियर गवर्नमेंट एम्प्लॉय से पे कम है उसकी तो उसका स्टेप अप का अधिकार है। इसके लिए कुछ कंडीशनें पूरी होनी चाहिए। सबसे पहले जूनियर और सीनियर जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं दोनों सेम कैडर से होने चाहिए, उनका कैडर सेम होना चाहिए, सेम पोस्ट पे होने चाहिए, उनकी जो सीनियरिटी लिस्ट है कॉमन सीनियरिटी लिस्ट होनी चाहिए। अगर ये कंडीशनें वो फुलफिल नहीं करता फिर उसका बेनिफिट है जो स्टेपिंग अप का वो नहीं बनता है। कई बार क्या होता है कि कैडर, जैसे एक एग्जांपल देता हूँ मैं, हेल्थ डिपार्टमेंट में MPHW मेल और फीमेल की अलग अलग पोस्टें हैं लेकिन उनकी जो सीनियरिटी लिस्ट है वो भी डिफरेंट है। तो कोई भी MPHW मेल MPHW फीमेल का एग्जाम्पल दे के स्टेप अप नहीं हो सकता क्योंकि जो उनकी सीनियरिटी लिस्ट है वो कॉमन नहीं है। अब कौन कौन से इंस्टांसेज हैं जहाँ पे स्टेप अप नहीं बनता। मान लो सीनियर जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज है उसकी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव है, उसकी वजह से वो पीछे रह जाता है तो स्टेपिंग अप नहीं बनेगा। प्रमोशन वो रिफ्यूज़ कर देता है, इस वजह से पीछे रहता है अपने जूनियर से, तो भी नहीं बनेगा। उसने लेट ज्वाइन किया है या फिर लेंथ ऑफ सर्विस उसकी कम है जूनियर से, तो भी स्टेप अप का केस नहीं बनता है। डेट ऑफ ऑप्शन के कारण उसकी पे में डिफरेंस आया है तब भी स्टेप अप नहीं बनेगा। और कोई उसको पुनिशमेंट सीनियर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को मिली है जिसकी वजह से उसकी पे कम हुई है तो भी स्टेपिंग अप नहीं बनता है। अगर सीनियर गवर्नमेंट एम्प्लॉय सस्पेंड कर दिया जाता है और जो सस्पेंशन का उसका पीरियड है वो ट्रीट किया जाता है नॉन ड्यूटी, जिसकी वजह से उसकी पे है अपने जूनियर कर्मचारी से कम रह जाती है तो भी वो स्टेप अप का हकदार नहीं बनेगा। फिर कई बार हायर क्वालिफिकेशन या कोई अचीवमेंट के कारण जूनियर गवर्नमेंट जो एम्प्लॉयज़ है उसको एडिशनल इंक्रीमेंट दे दी जाती है, जिसकी वजह से उसकी पे अपने सीनियर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ से ज़्यादा हो जाती है तो भी सीनियर गवर्नमेंट एम्प्लॉय स्टेपिंग अप का हकदार नहीं बनता है, क्योंकि ये उसकी पर्सनल क्वालिफिकेशन की वजह से उसने अचीव किया है, इसलिए वहाँ पे भी स्टेपिंग अप नहीं बनेगा। तो ये कुछ इंस्टांसेज हैं जहाँ पे स्टेपिंग अप का जो सीनियर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ का है वो केस नहीं बनता है। जब एम्प्लॉयज़ पे अपनी फिक्स करवाना चाहता है तो उसमें हेड ऑफ डिपार्टमेंट या अपॉइंटिंग अथॉरिटी जो भी लोअर है वो कॉम्पिटेंट रहता है और वो अपनी अथॉरिटी किसी भी गजटेड गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को डेलीगेट भी कर सकते हैं। कोई एम्प्लॉयज़ जब कहीं दूसरी जगह सिलेक्शन हो जाता है तो उसको रिजाइन देना पड़ता है, उसको हम टेक्निकल रेजिग्नेशन बोलते हैं। तो ये था आज का विषय। तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।